नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, योगी सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग चल रही है और इस कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और जो सबसे बड़ी बात इस कैबिनेट बैठक में निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि राम मंदिर, अयोध्या का जो राम मंदिर है, विश्व स्तरीय म्यूजियम संग्रहालय बनाने के लिए प्रस्ताव पास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज एक अहम निर्णय वाली जो ये कैबिनेट मीटिंग है ये चल रही है और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर जो प्रस्ताव है वो पारित हो सकते हैं। 20 प्रस्तावों की बात की जा रही है, टाउनशिप से लेकर के धान खरीद तक की इस पर बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात एक और जो निकल करके सामने आ रही है कि जो बाहरी लोग हैं, घुसपैठिए हैं, उन पर भी कोई प्रस्ताव पास किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम योगी ने भी घुसपैठियों को लेकर बोला था, उस पर भी कहीं ना कहीं बात निकल करके सामने आ रही है कि शायद इस पर भी कोई ना कोई प्रस्ताव जरूर पास हो। तो आज एक बड़ी अहम बैठक है और इस अहम बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। एक और आपको खबर बताते हैं जो कि बड़ी दर्दनाक है, बड़ी भयावह है, जहां पर बलरामपुर में एक बस हादसे का शिकार हो गई है और उस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और जो 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये सोनौली बॉर्डर से बस चली थी, दिल्ली जा रही थी और ज्यादातर इसमें जो यात्री सवार थे वो नेपाल के थे। 45 यात्री सवार थे और किसी तरीके से जब ये पूरी घटना घटित होती है, जब ट्रक से इसकी टक्कर होती है, उसके बाद धीरे से इसमें आग लग जाती है, जो एकदम से आग का गोला बन जाती है। किसी तरीके से वहां जो लोग थे शीशा तोड़ करके बाहर निकलते हैं, कुछ लोग वहां जो मौजूद थे वो इनको बाहर निकालते हैं, कुछ लोगों की जान बच जाती है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जलकर मृत्यु हो जाती है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक बड़ा हादसा है। लगातार ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं काल बन करके लोगों के लिए सामने आते हैं। जो इस तरीके की बसेस हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोग घायल हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़ गए स्क्रीन पर। सबसे पहले इंद्रवीर के पास चलते हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, लास्ट टाइम हमने आपसे बात करी थी और हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि कोडिन युक्त सिरप को लेकर लगातार इस समय जो है रायबरेली भी सुर्खियों में बना हुआ है। और अगर बात करें अब एक इससे पहले हमने चर्चा भी करी थी और अजय फार्मा नाम की एक फार्मेसी थी जिसको मेडिकल स्टोर था, उसको जो है ड्रग इंस्पेक्टर शिवेश सिंह ने सील भी किया था और ये लखनऊ प्रयागराज हाईवे पे थे। इसके साथ साथ अब अन्य 2 नई फर्में जो है सामने आई है जिसमें लाखों की तादाद में बोतलें परचेज करी गई हैं लखनऊ से ही। और ये जो सिरप थी अखंड, ये ज्यादातर जो यूज हो रही थी रायबरेली में, वो अगर बात करें या कहीं पे भी जो अभी तक खबर है, वो नशे के लिए ज्यादा युक्त हो रही है। तो ऐसी तमाम सारी जो खबरें थी इसमें लगभग अगर बात करें तो इससे पहले जो अजय फार्मा के ऊपर शिवेंद्र सिंह ने जो ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और वो जेल भी गए थे। अब जो 2 फर्में और सामने आई हैं इसमें लगभग एक फर्म ने अगर बात करें अखंड तो 5 से 6 लाख बोतलें परचेज करी है, दूसरी फर्म ने लगभग 1.5 लाख बोतलें। और रायबरेली की तीसरी इसमें श्रावस्ती और उन्नाव को भी सप्लाई करी है। तमाम ऐसी और ये इस समय बड़ा अहम विषय है कोडिन युक्त सिरप को लेकर के। बड़े बड़े बाहुबलियों का भी नाम उत्तर प्रदेश से शामिल हो रहा है। तो इस पे कोडिन युक्त सिरप पे अब एक तरफ शासन कहीं ना कहीं सशक्त है। जिस तरीके से हमने एमपी में, छिंदवाड़ा में और ऐसे तमाम जगह कोडिन युक्त सिरप से बच्चों की मौत होते, कहीं पे आप उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल के ज्यादातर अगर बात करें जिलों में जितने ड्रग इंस्पेक्टर है वो कहीं ना कहीं अब इस कोडिन युक्त सिरप के खिलाफ एक अभियान सा चला चुके हैं डीएम के निर्देश पे। तो रायबरेली में भी इन तीनों जो फर्में थी, इन तीनों फर्मों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत खुद शिवेंद्र सिंह जो ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने कराया है। और अखंड अगर बात करें तो तीनों एजेंसियों को सील भी किया है और लखनऊ के अलग अलग एजेंसियों से लाई गई थी कोडिन युक्त सिरप। और ये तमाम इन बोतलों को लगभग लाख, 1.5 लाख और अगर 5 से 6 लाख बोतलें, इसका मतलब कि एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा खेप जो है परचेज किया जा रहा था प्रशासन के नाक के नीचे। और जब प्रशासन को पता चल रहा है तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिविल सिंह जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे भी बात करते हैं। तो ये पूरा मामला हमारी मौजूदगी इस समय ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस के बाहर है जी। तो इंद्रवीर, क्या उनसे बात हो सकती है वो साथ में? बिल्कुल 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 बात कर सकते हैं बिल्कुल।
जी अखंड, हमारे साथ इस समय मैं ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस में हूँ और क्योंकि फोन पे थे तो मैं बात भी करूंगा और जानना भी चाहूंगा सर, जो अपने यहाँ 3 फर्मों का निकल के आया है और आपके द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक फर्म ने 5 से 6 लाख, दूसरी फर्म ने 1 से 1.5 लाख और तीसरी फर्म में ऑलरेडी एक अजय फार्मा सबसे पहले जो आपने सील करवाया था और उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था, ये ऑलरेडी जेल भी जा चुके हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी जी लखनऊ की फर्म से, जी 2 फर्म थी जहाँ पे इन्होंने काफी भारी मात्रा में 5 से 6 लाख रुपए टोटल लगी फार्म में भाई। इसकी हमें सूचना के बाद हमने चेक किया तो वहाँ पे पाया गया था, जब उनसे बिल मांगा गया तो हमने जनपति वगैरह दिया और उसका जब हमने अवलोकन किया तो ये पाया गया कि लगभग 60 से 70% सप्लाई लाइब्रेरी में ही हुई है लेकिन हाउस के फर्म को, जी और बाकी कुछ जनपद में हुई है, लखनऊ, श्रावस्ती, उन्नाव में। इसमें लेकिन हमें तय संभव नहीं हो पा रही क्योंकि वो फरार है और फर्म को किल किया गया है। उपस्थित नहीं है जिसके क्रम में हमारे द्वारा FIR किया गया और अजय फार्मा की राज्य क्या है क्योंकि इनके खिलाफ उन्होंने उन्नाव में जो सप्लाई की थी वहाँ पे वो फर्म भौतिक रूप से हुई नहीं, वहाँ पे कोई कोचिंग क्लास चलती है जिसको सप्लाई कर रहे थे, मतलब दवा कहीं और जा रही थी, केवल बिलिंग से जो है परमिशन के आधार पर जो है अवैध रूप से केवल लाइसेंस की आड़ में जो है अवैध रूप से व्यापार कोडिंग कर किया जाएगा तो उसको नशे को बढ़ावा दिया जाएगा, ये नशे के लिए यूज हो रही थी। यूज हो रहे थे जिसकी वजह से साबित होता है क्योंकि किसी रूप में इसका प्रयोग नहीं रहता क्योंकि कल बिलिंग हो रही थी और बिल और उस पते की फर्म भी नहीं है, इससे साबित होता है कहीं ना कहीं गलत है। प्लस लखनऊ के जो ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया है कि जो है अभी जो है ये फर्म उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं, उन्होंने बताया कि फर्म वहाँ पे है नहीं, दाना करके नाम है, दाना कभी वहाँ से रिपोर्ट आनी है, सारी विवेचना करके नहीं, एक चीज हमारे दर्शकों को और हमारे एंकर लाइव इसमें है ग्राउंड जीरो से, तो जानना चाहूंगा कि जो श्रावस्ती और लखनऊ उन्नाव के लिए सप्लाई हो रही थी, वो रायबरेली से सप्लाई हो रही थी या लखनऊ से हो रही थी? रायबरेली से सप्लाई, जो ये 3 फार्मा है इनके माध्यम से हो रही थी, श्रावस्ती और उन्नाव के लिए लखनऊ अजय फार्मा के द्वारा। अजय फार्मा ने सप्लाई अच्छा, ये चारों जनपदों में वही जो कर रहे थे। तो अब इस पे एज ए इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर इन रायबरेली और बड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए, और इस समय पूरा प्रदेश इस कोडिन युक्त सिरप से कहीं ना कहीं कई सारे बाहुबलियों के नाम भी आ रहे हैं इस कोडिन युक्त सिरप की परचेज को लेकर के, बड़े बड़े, चाहे वो धनंजय सिंह जैसे रहे हो, चाहे और भी लगे, तो ये जौनपुर के, मतलब ये तमाम सारे इस पे शिकंजा भी कस रही सरकार। तो एज ए इंस्पेक्टर जैसे आप देख रहे हैं, बड़ा चैलेंजिंग मामला है आपके, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको भी? बड़ा मामला है और इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि रायबरेली जनपद में अभी पहला ऐसा मामला आया है जहाँ 5 से 6 लाख टोटल आई हुई है और इसके क्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी, चाहे लाइसेंस चाहे FIR हुई है फर्मों पे जो जिनका नाम आया है सामने, आगे भी यदि कोई फर्म पाई जाएगी तो उन पर प्लस इनके रिटेल जहाँ जहाँ सप्लाई किया है वो सब हमारे द्वारा चेक किए जा रहे हैं कि इनके बिल फर्जी हैं असली है। हमने लगभग मैक्सिमम सत्यापन कर लिया है, केवल लखनऊ और श्रावस्ती जनपद से रिपोर्ट आना बाकी। अच्छा जी अकल, बिल्कुल। एक एक सवाल है इंद्रवीर, जरूर इनसे पूछिएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार पर विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि कुछ एक लोग हैं जो बचाना चाहते हैं, इनमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक वर्ग ऐसा है जो जांच को दबाना चाहता है, तो वही दूसरा वर्ग प्रशासन का ऐसा है जो जांच को खोलना चाहता है। और जिस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद है शिवेंद्र सिंह, इन्होंने जो कार्रवाई की है काबिल तारीफ है, क्योंकि कई इससे पहले भी उन्होंने जो कार्रवाई की। लेकिन सवाल यही है इंद्रवीर, इनसे जरूर पूछिएगा कि जब इतनी बड़ी कार्रवाई उन्होंने की, इतनी बड़ी कार्रवाई की, तो क्या उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव आया? क्योंकि जानना बेहद जरूरी है, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह सरकार पर लग रहे हैं, प्रशासन पर लग रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मैं ले लेता हूँ आपका सवाल, मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। खैर, ये लेने क्वेश्चन शायद अब इस पे क्या आंसर होगा, ये अखंड जी हमारे एंकर हैं और ये ग्राउंड जीरो से है, इनका कहना है लखनऊ से कि एक इतनी बड़ी कार्रवाई आप द्वारा की गई और ये बड़ी कार्रवाई थी और इस कार्रवाई की आप और आपका विभाग काबिले तारीफ है। तो क्या इस कार्रवाई को करने से पहले आपके पास कोई प्रेशराइज फोन विभाग से या कहीं से कोई सोर्स ऑफ ऐसा कुछ आया था या नहीं? कार्रवाई कोई मेरे को प्रेशर नहीं था, मैंने अपना काम देखा। देखिए, अगर आपका कहना है कि मेरे पास कोई प्रेशराइज किसी द्वारा या विभाग से या किसी और ऊपर से अधिकारियों का या किसी का कोई मेरे पास जो इनको काम मिला, उस काम में जो आपको लगा वो उन्होंने कार्रवाई करी और आगे भी निरंतर कार्रवाई शिवेंद्र सिंह द्वारा रायबरेली जिले की अगर ऐसे कुछ हरकतें होगी तो लगातार देखने को मिलेगी। जी
हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरीके के एक बड़े रैकेट का खुलासा करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी कार्रवाई लगातार एक के बाद होती जा रही हो। अकेले रायबरेली में ही अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो काबिले तारीफ है। ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट है क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से करते हैं। शायद यही कारण है कि जो तमाम लोग हैं वो चैन की सांस ले पाते हैं, क्योंकि सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर के। और अगर इस मामले में इस तरीके की कार्रवाई प्रशासन में एक बैठे हुए अधिकारी के द्वारा की जाती है तो अपने आप में समझ में आता है कि किस तरीके से प्रशासनिक अमले में जो तमाम अधिकारी हैं वो आज भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, एहसास करते हैं और उनके लिए ना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी, उनका ओहदा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है कैसे लोगों की जिंदगी बचाई जाए, कैसे नशे के से लोगों को दूर किया जाए। शायद एक बड़ी बात इंद्रवीर भी बता रहे थे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल नशे में किया जा रहा था, तो अपने आप में बड़ी बात है इंद्रवीर। और ने जिस तरीके से बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है कि इस तरीके के किसी भी रैकेट को पनपने नहीं देगी सरकार। हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से आज? कोई दिक्कत नहीं है, खाना खुद। अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन के भानु के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली है, जिन्होंने मंडी समिति से होते हुए इन्होंने धौनिया चौराहे और गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के कार्यालय पर रोककर एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस वीडियो में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के खिलाफ नारे, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और उनसे कहा है कि इनकी संपत्ति की जांच की जाए। ये जो किसानों का भुगतान है समय पे नहीं हो रहा है, इन्हें गन्ना राज्य मंत्री हमने बनाया है, इनके द्वारा जो किसानों की समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को लेकर ये रैली निकाली गई है और काफी यहाँ के किसान जो है पीड़ित हैं, उनका समय से भुगतान नहीं हो रहा है और गन्ने की कई तरीके की समस्या आ रही है। फैक्ट्रियों में गन्ना ले जाते हैं तो वहां भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो गन्ने की खरीद की बात चल रही है वो घटतौली को भी लेकर कई आरोप लगाए हैं, जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन के भानु के भजन लाल किरोदी ने और उनके पूरे संगठन के लोगों ने संजय सिंह गंगवार गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह कार्यालय के बाहर मुर्दाबाद के नारे लगाए और संपत्ति की जांच करने के बात कही है। जिस तरीके से आपको बता दें लगातार किसानों की समस्याएं हैं, किसान जो जिला अधिकारी और एसपी को कई बार शिकायत पत्र दे चुके हैं कि जिस तरीके से किसानों की बहुत सारी मांगे होती हैं, उन्हें समय पे खाद नहीं मिलती है और जो गन्ने की गाड़ी कमाई होती है ये बिचौली है और जो गन्ना राज्य मंत्री जी के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आकाश, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, सीधे तौर पर मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारे आरोप अधिकारी सच में ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? वो कार्रवाई में या जिस तरीके की जो इनकी जो शिकायतें हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे कि जिस वजह से आक्रोश जो है वो साफ तौर पर अब सड़कों पर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से दिखाई दे रहा है। जी, लगातार आए दिन किसान यूनियन के कई संगठन हैं। आज जो रैली निकाली गई है भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने निकाली गई थी, जिसमें लोगों की मांगे हैं कि समय से गन्ने का भुगतान किया जाए और विभिन्न मांगों को लेकर ये रैली निकाली गई है। अधिकारी जो हैं पीलीभीत के वो किसानों की समस्याएं नहीं सुनते हैं, इसके चलते आए दिन जो किसान लोग हैं वो अपना ज्ञापन देने या यहाँ पर धरना प्रदर्शन चलता रहता है। इसी को लेकर ये किसान रैली निकाली गई है। जिम्मेदार लोग हैं उनको कम से कम इन किसानों की पीड़ा को समझना चाहिए। शिकायत कर रहे हैं, पहले तो खेत में खेती करें, फिर जब समय आए भुगतान का या क्रय करने के लिए तो इस तरीके से उनको ट्रैक्टर रैली करनी पड़े। तो तमाम चीजें उनकी समस्या का समाधान अगर आप नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? आपको सोचना चाहिए। जो भी इनकी शिकायतें हैं इसका जल्द से जल्द अगर निस्तारण करेंगे तो बेहतर होगा। किसानों को, अन्नदाताओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण बात है ये। आपको इनकी समस्याओं को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से? जी अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे कल का टाइम 12 बजे था, आज का टाइम 12 बजे है। क्योंकि यहाँ हम इसमें पास इलाके के आवास गैस कॉलोनी में खाए, जहाँ पर सांसद जयप्रकाश जी रहते हैं, यहाँ पर विधायक भी रहते हैं और उसके बावजूद यहाँ पर एक वीवीआईपी क्षेत्र है और यहाँ पर ये गड्ढा मैंने एक पुलिया दिखाई थी, हम फिर आपको दिखाना चाहेंगे। ये पुलिया टूटी पड़ी थी, देखिए ये। अब आज ये पुलिया जो 24 घंटे के अंदर ये 12 घंटे के अंदर पुलिया को बनाया गया। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो IBC 24 न्यूज पेपर जो खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी उसका बहुत जबरदस्त असर हरदोई जनपद में हुआ है, जिसको कल जो मैंने यहाँ प्रमुखता दिखाया तो यहाँ पर यह गड्ढा काफी गहरा था और ये आज कल रात को ये बना दी गई है। आज हम वहाँ पर पहुंचे हैं तो ये जो गड्ढा था उस गड्ढे में पुलिया में तब्दील हो गई। यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे।
सर कल ये पुलिया कल तक टूटी पड़ी थी और आज ये पुलिया टूटी पड़ी थी और आज ये बन गई है क्योंकि अब 24 घंटे नहीं बीता है। तो सर IBC 24 लेके आप IBC 24 क्या करेंगे? बहुत बढ़िया सामने आ जाइए। तुरंत कार्रवाई की और उसके बाद में ये 5 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से लौट के आपसे बात हुई, उसके बाद में मैं लौट के आया तो यहाँ पे पुलिया बन गई। तो ये पुलिया कब से टूटी पड़ी थी? जो 2 महीने से ऊपर हो गया था। तो हमसे उनसे भी बात हुई ठेकेदार, तो उन्होंने कहा कि हमारी संज्ञान में नहीं था। तो हमने कहा चलो संज्ञान में आया तो आपने बना दिया। सर IBC 24 जो है इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो इतना मुद्दा को उठाया और पुलिया ये बन गई। बहुत लोगों को जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। कभी कभी इसमें गाड़ियां फंस जाती थी तो गाड़ियों के लिए दिक्कत नहीं है, मोटरसाइकिलें आराम से निकल जाएंगी। तो ये IBC का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ पास में। नहीं सर ये हमारे पास एक दादा और खड़ा उनसे सर एक सामने आ जाइए। दादा क्या नाम है आपका? गुप्ता। दादा यहाँ पर जो है पुलिया काफी दिन से यहाँ टूटी पड़ी थी। IBC 24 टीवी चैनल ने इसको प्रमुखता से दिखलाया और इसके 12 घंटे नहीं बीते ये पुलिया बन गई है। सर आप क्या कहेंगे IBC 24 के लिए? बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सर ये पुलिया कब से टूटी पड़ी थी? करीब महीने भर तो हो ही गया। ठेकेदार काम कर रहा था सड़क का, उससे पहले ही टूटी हुई थी ये। तो अगर हम बताना चाहेंगे ये पुलिया बिल्कुल आदर्श, जैसे आपने कल दिखाया खबर को, उस खबर को प्रमुखता के साथ हमने भी दिखाया और हमारी आम जनता से जुड़ी हुई जो भी खबर होती है उसको प्रमुखता के साथ दिखाते हैं। और देखिए उसका असर भी साफ तौर पे आदर्श दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 24 घंटे के भीतर वहां के लोग जो कई गुहार लगा रहे थे, कई उन्होंने विनती की थी, लेकिन उसके बावजूद वो सड़क नहीं बन रही थी। लेकिन जब IBC ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया उसका असर साफ तौर पर देखा गया कि कैसे 24 घंटे के भीतर ये कार्य हुआ है। उन लोगों को, उन अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं धन्यवाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज को समझा, महत्वपूर्ण समझा और खबर को सुनते ही इस पर प्रमुखता से काम किया, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदारी समझते हैं अपनी। कहीं कोई भूल कोई छूट होती है तो कम से कम इस खबर के बाद उन्हें तुरंत कार्रवाई की, ये अपने आप में बड़ी बात है। आदर्श बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम खबर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से खबर का असर हुआ है। बताइए बताइए। जी जी क्या करना है आप बताएं, उधर सामने आ जाइए। जी बताएं। हमारा निवेदन यह है कि नगर पालिका इस वार्ड के अंदर कुत्ते बहुत हो गए हैं, रात को सोना हराम कर रहे हैं। तो नगर पालिका का EO जो है कम से कम एक जब तक तुम्हारे रात को कहाँ देखे कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। इनकी शिकायत है कि चूंकि चैनल हमारा लाइव चल रहा है इस समय, तो यहाँ की नगर पालिका से इन्होंने जो शिकायत की है, यहाँ के जो कुत्ते हैं काफी परेशान करते हैं, रात को सोने नहीं देते हैं, उनको नगर पालिका के द्वारा यहाँ उनको पकड़वा दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। जी जी अखंड जी। बिल्कुल आदर्श, तमाम शिकायतें हैं, शिकायतों का ध्यान रखना चाहिए नगर पालिका या जो भी जिम्मेदार, जो भी निगम हो, जो भी चीजें हो, जो अधिकारी हो, जो समस्या है उनका निस्तारण जल्द से जल्द करना चाहिए। कम से कम लोगों को इस तरह की शिकायतें ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। राम कुमार राजपूत हमारे साथ इटावा से बने हुए हैं। राम कुमार, कौन सी बड़ी खबर है इटावा से आज की? अनम्यूट कर लीजिए राम कुमार। बताइए राम कुमार जी, बताइए। राम कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जी सर, आवाज आई सर? हाँ बताइए। जी सर, देखिए इटावा की अगर बात की जाए, विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो देश तो आजाद हो गया, लेकिन अभी तक लोग देश की आजादी को महसूस नहीं करते पा रहे, क्योंकि देखा जा रहा है कि दर्जनों गांव आज भी ऐसे हैं जो लोग पूरी तरीके से कच्चे मकानों में या झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। अगर ये IBC 24 ने एक पड़ताल की है तो जिसमें देखा गया है कि दर्जनों गांव आज भी वे विकास कार्यों से कोसों दूर हैं। देखा जा रहा है कि इतिहास में अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से देश तो आजाद हुआ, लेकिन लोग आज भी देश की आजादी को महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस जमाने में के लोग आज भी जो है झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। गलियों में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया, पानी को बूंद बूंद तरस रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार
ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने की बात करती है, लेकिन अगर बात की जाए तो धरातल पर अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से लोग आज भी जो है अपनी जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि झोपड़ी में रह रहे हैं, कच्चे मकानों में रह रहे हैं और लोग मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गांव में लोगों को जो है, गरीबों को जो आवास मुहैया कराने की बात कर रही है, लेकिन ये पड़ताल में देखा गया कि आज भी दर्जनों गांव लोग अपने पूरी तरीके से झोपड़ी में या कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, खुले आसमान के रहने के लिए मजबूर हैं। देखना ये होगा कि अगर जिस तरीके की अगर आवास योजना की बात की जाए, तो आखिर इन गरीबों के पास आवास योजना का लाभ क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि पूरी तरीके से जल थल योजना के तहत लगातार पानी की टंकियाँ बनाई गई हैं। लोगों को हर घर जल योजना के तहत हर पानी को मुहैया कराने की बात की गई है। लेकिन अगर धरातल पे अगर आईबीसी 23 ने जब इसकी पड़ताल की गई, तो दर्जनों गाँव के लोग आज भी जो है बूँद-बूँद पानी को तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। अखंड जी। अगर बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं तो हर घर जल योजना, इसका क्या लाभ है? टंकी बनाने का क्या लाभ है? जब पानी ही नहीं आ रहा है, अगर तरस रहे हैं और आपकी पड़ताल ऐसी बता रही है कि वहाँ पर लोगों के पास पानी नहीं है, तो वो इलाकों में क्या जो टंकियाँ बनाई गई हैं, क्या वो दिखावे के लिए बनाई गई हैं? क्या वो प्रदर्शनी में लगी हुई हैं? या फिर जो नल लगाए गए हैं वो दिखा दिए गए हैं, क्या फोटो खिंचवाने के लगा दिए गए हैं कि उसके सामने फोटो खिंचवा लेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर पानी आ रहा है? क्या कारण है? क्या अधिकारियों से आपने पूछा कि आखिरकार जो टंकियाँ बनी हुई हैं, जो नल लगे हुए हैं, ये दिखावे के लिए लगे हुए हैं क्या? ये कोई प्रदर्शनी है यहाँ पर कि मंत्री जी के साथ आएँगे, उनके साथ फोटो खिंचवाएँगे? हर घर जल योजना का बस क्या केवल दिखावे का ही पूरा का पूरा कार्रवाई है? धरातल पर क्या है? जी, अखंड जी, देखा जाए तो जब इसकी मैंने पड़ताल की, ग्रामीणों से जब बातचीत की, तो ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं किया गया। क्योंकि देखा जा रहा है कि ये पानी की जो टंकियाँ बनी गई पूरी तरीके से सफेद हाथी की तरह खड़ी हुई हैं और उनको जो है जल मुहैया नहीं कराया जा रहा है और ना ही अभी तक चालू कराई गई हैं, जिससे लोग खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जिस योजना को तहत जो चलाई जा रही है, उसपे पूरी तरीके से लोगों को आक्रोश नहीं तो देखने को लोग मिल रहा है, क्योंकि तो उसके देखा जा रहा है अधिकारी कि क्या बोलते लगभग। हैं? अगर शिकायत करते हैं, जी, अपनी देखिए बात रखते हैं, तो फिर बोलते क्या है अधिकारी? क्या देखिए अखंड जी, मुहूर्त-वुहूर्त का बात की इंतज़ार जाए कर रहे जब हैं क्या? इसकी अधिकारी। जी, अधिकारी से जब अखंड जी बात की गई, तो उनका कहना है कि जल्द ही टंकियों को पानी के चालू कराया जाएगा। लेकिन आखिर सवाल इस बात का है कि 2-2 साल लगने के बाद भी आखिर जल योजना का जो पानी है लोगों को क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है? ये कितने गंभीर सवाल है कि अगर 2 साल की बात है, 2 साल हो जाने के बावजूद अगर लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, तो हर घर जल योजना का क्या लाभ? टंकियों का क्या लाभ? सफेद हाथी की तरह खड़े उसका क्या लाभ? नल लगे हुए उसका क्या लाभ? मतलब ही क्या है? फिर उसको लगाना ही नहीं चाहिए था। अगर लोगों तक उस तरीके की सुविधा मिल ही नहीं पा रही, तो उसका मतलब क्या है? बिल्कुल सरकार बहुत सारे काम करती है, लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए, उनको सुविधा के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं। पर कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते इस तरीके के काम लटक जाते हैं और जनता तरसती है, तड़पती है, परेशान होती है, शिकायत करती है, दर-दर ठोकरें खाती है, अपनी शिकायत को लेकर के जाती है, पर हाल वही है जस का तस, कुछ होता नहीं है, निष्कर्ष कोई निकलता नहीं है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, वो ना जाने किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। क्या आने वाले महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं क्या? आने वाले महाकुंभ में उसका शुरू करेंगे? क्या सरकार दूसरी आ जाएगी, 2027 में सरकार बन जाएगी, तब का इंतजार कर रहे हैं? आखिरकार ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? ये समझ से परे है और ये बहुत बड़ा सवाल है। आप जरूर बात कीजिएगा राम कुमार जी की आखिरकार क्या कारण है कि लोग इतनी शिकायत कर रहे हैं पर उसका कोई निस्तारण नहीं निकल रहा? आखिरकार किस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? क्या फोटो खिंचवाने का इंतजार किया जा रहा है? क्यों नहीं लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लगातार शिकायत करने के बावजूद भी। इस पर जरूर उन अधिकारियों से बात कीजिएगा जो भी जिम्मेदार हो और पूछिएगा कि आखिरकार कब तक, क्या कोई डेडलाइन है इसके लिए, कब तक इसको चालू किया जाएगा? एक बड़ा सवाल है, इस पर जरूर उनसे राय लीजिएगा उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से बने हुए हैं। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो अखंड आपको बता दें कि जिस तरीके से अपने भारत देश की अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए, यहाँ की या जो भी सूचना सूत्रबाजी, कहीं ना कहीं एक तरीके से साफ कहा जा सकता है कि सारे तंत्र कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान के आगे सारे के सारे जो तंत्र है, खुफिया जो जांच एजेंसी है, सारे के सारे तंत्र जो है खाली पड़े रहेंगे। फिलहाल आपको अखंड इसलिए आपको बता रहे कि रुधौली क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे अब्दुल रहमान नाम का एक व्यक्ति राम दुलारे के नाम से जिसकी मृत्यु ऑलरेडी 30 साल पहले हो चुकी है, उसके नाम से वो फर्जी दस्तावेज लेखन की बात की जाए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे दस्तावेज बना के वहां पे जमीन जो है वो राम दुलारे की जो जमीन होती है वो जमीन को बेचता है। फिलहाल इसका खुलासा कैसे हुआ? सबसे बड़ी शर्म बात ये होती है कि राम दुलारे जो अब्दुल रहमान है वो रहने वाला है गुजरात का,
गुजरात का जो अब्दुल रहमान है वो बस्ती जिले के रधौली थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पे आके सारे दस्तावेज, मृतक जो 30 साल पहले मर चुका है, सारे डॉक्यूमेंट उसके रेडी करता है, जमीन बेचता है। खुलासा होता है अखन उस तरीके से जब वो वहां पे लगातार रहता है। और ये भी अखन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मदरसों पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन सवाल ये उठा है कि ये अब्दुल रहमान गुजरात से बस्ती कैसे पहुंचा। यहाँ आने के बाद वो मदरसे में रहता था। अखन सबसे बड़ा सवाल होता है कि मदरसे में रहता था, मदरसे में रहने के बाद में वहां रह के सारे दस्तावेज उन्होंने बनाए और वहां बना के जमीन की खरीद फरोख्त की। लेकिन खुलासा उसने मात्र एक छोटी सी गलती, कहते हैं ना कहीं चोर कहीं ना कहीं गलतियां कर देता, तो अब्दुल रहमान ने भी यही गलती की। प्रधानमंत्री आवास जब वो लेने गया तो उसने जो गलती से अपना जो गुजरात का उसका जो आधार था उसने उसको शेयर कर दिया, और शेयर करने के बाद ओटीपी के माध्यम से सारा खुला होता। फिलहाल जो राम दुलारे हैं उसके परिवार वालों ने जो है इस बारे में चुनाव आयोग से उन्होंने एक ज्ञापन दिया, एक एप्लीकेशन दिया कि उसके वोटर आईडी की सत्यता की जांच की जाए। जब जांच किया गया तो अखंड खुलासा सामने आ गया कि सारे के सारे दस्तावेज फर्जी निकले, यहाँ तक कि जमीन भी रजिस्ट्री हो गई, सारी चीजें सामने हो गई, डीएम से भी शिकायत की। फिलहाल अब मामला अखंड पेचीदा ये हो गया कि बस्ती की पुलिस गुजरात की पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रही है, उनसे भी पूछताछ कर रही है कि गुजरात में जिस जगह वो रहता है वहां पे रह के उसने क्या ऐसे और काम किए। फिलहाल पुलिस तलाश रही है कि अब्दुल रहमान है कहाँ पे, लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा होता है, एजेंसियां कहाँ चली गई। 30 साल पहले जो व्यक्ति मर चुका है उसके लीगल डॉक्यूमेंट उसके पास आए कैसे, वो डॉक्यूमेंट उसने अपने नाम से बनाए कैसे। तो सवाल ये होता है कि फिंगरप्रिंट तो आधार कार्ड तो ऑलरेडी होते हैं और वोटर आईडी कार्ड एक आइडेंटिटी है भारत देश की, लेकिन सवाल सब मिला जुला के एक ही है कि अभी तक जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये खुलासा नहीं होगा कि उसने ये डॉक्यूमेंट बनाए कैसे, उसके साथ कौन कौन लोग मिले हैं, क्या उसने और भी कई जगह पे इस तरह की जो घटनाएं उसने किया है, क्या और भी जमीन बेची है, या उसका कोई विदेशी कनेक्शन है। साफ कहा जाता है जिस तरीके से अगर देखा जाए कि क्या वो यहाँ से जमीन को बेच के विदेश में फंडिंग कर रहा है या विदेश में कहीं किसी तरह से कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ी हो रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है अब्दुल रहमान। अखंड तो क्या इतना कुछ हो जाने के बावजूद जितेंद्र, क्या पुलिस के हाथ अभी खाली हैं? इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, एक व्यक्ति गुजरात से बस्ती चला आता है, दूसरे की नाम की जमीन को किस तरीके से कागजात तैयार करा के बेच देता है। क्या उसके बावजूद अभी भी बस्ती पुलिस के हाथ खाली है? तो व्यक्ति भी उनके हाथ में नहीं है। बिल्कुल अखंड, अभी बस्ती पुलिस के जो हाथ वो पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि मैंने बस्ती जो पुलिस अधीक्षक है उनसे स्वयं इस बारे में बात किया मैंने उनसे। उन्होंने साफ कहा है कि अभी जो हमारी टीम है वो गुजरात के लिए रवाना होगी, गुजरात की जो पुलिस है उनसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और उन्होंने एक चीज साफ उनसे कही है, उन्होंने ये कहा है कि जितेंद्र अभी तक जो है गुजरात पुलिस को भी इस बारे में नहीं पता है, यानी इन द सेंस जिस तरीके से चीजें इन्होंने फर्जी किया है। क्योंकि सबसे सवाल ये उठता है कि 30 साल पहले जो व्यक्ति मर चुका है उसका डॉक्यूमेंट अब कैसे बन गया। स्वाभाविक बात है, और उसकी जमीन पे मृतक राम दुलारे जो ऑलरेडी 30 साल पहले मर चुका है, और उसकी जमीन पे उसकी खतौनी पे उसका नाम कैसे आ गया। तो सवाल सबसे बड़ी चीज ये है कि बिना किसी के मिले, चाहे वो कोई भी विभाग का अधिकारी बात की जाए, चाहे बैंक का हो या रजिस्ट्री का, किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन ये क्लियर है कि बिना किसी के मिले इतना बड़ा खेल और इतना बड़ा जोर पकड़ हो नहीं सकता। तो जो आपने जिस तरीके से कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद 30 साल भी हो गया और शिकायत के बाद भी ये मामला सामने है और पुलिस के हाथ तो खाली है, वाकई में अखंड कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ खाली है इस मामले में। कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान जो है राम दुलारी बन के जिस तरीके से जमीन का मामला आया है, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं कुछ बड़ा भी हो सकता है। इन द सेंस ये नहीं कह सकते कि अभी क्या है, लेकिन पकड़ने के बाद ही शायद क्लियर होगा कि पूरी घटना क्या थी। तो बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी बात है कि किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देने वाले, आतंकवादियों के गिरोह का संचालन करने वाले एक नहीं दो दो तीन तीन पासपोर्ट बनवा लेते हैं। किस तरीके के लोग कई अपने दस्तावेज जो जरूरी दस्तावेज वो भी बनवा लेते हैं। किसी को पता नहीं चलता, दूसरे राज्य से आकर के दूसरे राज्य में आकर के इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जानकारी तक नहीं होती, भनक तक नहीं लगती। मदरसे में आकर के रहते हैं, उसकी भी भनक तक नहीं लगती। तो आखिरकार तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिल पाना अपने आप में एक अनसुलझी, या कहना कि एक गुत्थी सा है। इतने सवाल बन गए हैं कि अब उसको सुलझा पाना अपने आप में बेहद गंभीर हो जाएगा। तो सुलझा तो पाएंगे नहीं, लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे देश में आसानी से बहुत गंभीर विषय है। लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही है कि लोगों के बाहरी लोगों के भी दस्तावेज बन जा रहे हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन बन जा रहे हैं। तो आखिरकार बंद कैसे रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल पर जरूर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहां से, किस जगह से फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोगों की जो गाड़ी कमाई है, जो उनके पुश्तैनी जमीनें है, उसको भी
बेचने का, खरीदने का या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, ऐसे तमाम घटनाएं आ रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गठजोड़ का खुलासा करती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई तो है अंदर मिला हुआ है और उस सिस्टम के तहत इन जो अवैध लोग हैं, अवैध तरीके से आए हैं, चाहे घुसपैठ हो, चाहे जो लोग भी हो, उनका हर काम ये मुमकिन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि सिस्टम में उनको लाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो कम से कम पुलिस को ऐसे तमाम लोगों को इस जो ये कड़ी है, एक एक कड़ी को निकालना चाहिए, तलाशना चाहिए, ढूंढ निकालना चाहिए जिन लोगों ने भी इस पूरे काम में मदद की हो, किसी भी रूप में मदद की हो, चाहे डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद की हो या फिर इनको पनाह देने की मदद की हो या फिर इनके काले कारनामे जो भी कर रहे हैं उसमें साथ देने की मदद की हो। तो कम से कम पुलिस को तमाम हर एक एंगल से करके ऐसे अपराधियों के खिलाफ जांच करनी चाहिए और हर एक लोगों को ढूंढ कर निकालना चाहिए। अब्दुल्ला हमारे साथ बने हुए मुरादाबाद से। अब्दुल्ला, कौन सी बड़ी खबर है मुरादाबाद से आज की? जी सर, बिल्कुल बता दें। मुरादाबाद से बड़ी खबर तो नहीं, लेकिन एक अहम खबर है जिस पे काफ़ी लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो मुरादाबाद का एक खटकर थाना क्षेत्र का डबल फाटक पुल पड़ता है, वहाँ पर लेकिन इस पे ट्रैफिक पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने हैं, लेकिन यातायात पर प्रभावित कर रखा है पूरा यातायात। तो आखिरकार क्या करने के लिए, क्या केवल पुलिस की ड्यूटी अब इतनी रह गई है कि केवल वो चालान काटे? इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो लोगों की समस्या है, ट्रैफिक लगातार जाम जैसी स्थिति बनी रहती है, तो क्या बस उस जाम को क्लियर कराने के लिए जिम्मेदारी नहीं बनती है? ट्रैफिक पुलिस की वहां पे व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी नहीं बनती, या फिर उनकी जो एक ही मात्र जिम्मेदारी है कि बस आपके हाथ में मोबाइल फोन है, अब आप आसानी से अपने टारगेट को पूरा करने के लिए केवल चालान काटिए, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं बचा है? जी बिल्कुल सर, बताना चाहेंगे यहाँ के जो एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार जी हैं, वो सभी जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हैं उनको निर्देश देते हैं कि यातायात पर ध्यान दिया जाए, लेकिन यातायात जो है पूरी तरीके प्रभावित है। और सिर्फ उनको मतलब है कि पीछे नहीं, बाइक पे हेलमेट नहीं है, चालान करना। काफ़ी हादसे हो चुके हैं ट्रैफिक के चक्कर में। तो बच्चे स्कूल से करते हैं, घर पहुँचते पहुँचते बहुत समय लगता है। पूरे मुरादाबाद के जो लोग वो यहाँ पर बहुत परेशान है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है ट्रैफिक पुलिस के पास। तो क्या मतलब है, जब एसपी साहब का ही आदेश नहीं मान रहे उनके मातहत, तो मतलब क्या है फिर मतलब ही क्या है? फिर तो किसी का आदेश नहीं मानेंगे। जब उनकी नहीं सुन रहे तो आम जनता तो पिसेगी, वो ट्रैफिक में फंसी रहेगी। क्या मतलब है फिर उनके पास इस तरीके की व्यवस्था है कि उनके मातहत उनकी समस्या का जो भी उनको बताया जाता है, उनको आदेशित निर्देशित करते हैं, उसको ही नहीं सुनते। तो आप कोई कड़ा एक्शन लीजिए, आप कोई कड़ा एक्शन लेंगे, शायद तब सुधरेंगे ये लोग, शायद उनको तब समझ में आएगा कि शायद इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी, तो समझेंगे। फिलहाल इस तरीके के हालात कई जनपदों में हैं और साफ तौर पर देखने को भी मिलते हैं कि किस तरीके की लचर जो व्यवस्था है ना ट्रैफिक की, वो साफ तौर पर दिखाई देती है। कई जगहों पर तो घंटों तक का जाम लग जाता है, लेकिन क्या करें, वो एक बहाना बना देंगे कि इस समय है, ये एक पीक समय है, स्कूल की टाइमिंग है, तो इस समय गाड़ियां निकलती हैं, तो ये निकलता है, वो निकलता है। इसका समाधान निकालना चाहिए। ट्रैफिक की व्यवस्था है, अव्यवस्था जब में तब्दील होती है तो पूरा शहर जाम हो जाता है और मासूम हो, एम्बुलेंस हो, सब उसका कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं और फंस जाते हैं। कोई लोग अपनी जगह पर पहुंच नहीं पाते। तो कम से कम ये सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, और जिसको भी निर्देशित और आदेशित करते हैं, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आपका पूरा अधिकार है। उन अधिकारियों का प्रयोग कीजिए। कम से कम इस तरीके से ही मुरादाबाद की जो शहरों की जो स्थितियां हैं ट्रैफिक की, वो तो कम से कम सुधरेगी अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन जिस तरीके से तमाम जगहों पर इस तरीके के हालात बने रहते हैं कि घंटों जाम में लोगों के बर्बाद हो जाते हैं, एक बड़ी समस्या निकल करके सामने आ रही है और जो लगातार हर जगह देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत समय ट्रैफिक जाम में बर्बाद हो जाता है। और अगर यूं कहें कि 6 से 8 बजे का समय कई प्रमुख चौराहों के लिए, या 5:30 से 8 बजे के बीच के कई प्रमुख चौराहे जो है वो पूरी तरीके से बंद नजर आते हैं। वहां पर ट्रैफिक के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। तो कम से कम इसको लेकर के कोई ना कोई प्रभावी कदम जरूर उठाने की आवश्यकता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।